ऑल राइट। सो कल तक हमने बात की थी फ्रूड की थ्योरी की, एंड वी हैड आल्सो टॉक्ड अबाउट न्यू फ्रूडियंस। न्यू फ्रूडियंस कौन थे? जो फ्लूइड की थ्योरी के अगेंस्ट थे। और कौन कौन थे वो लोग? नाम याद है? एरिक एरिक्सन, और कार्ल क्या कार्ल था? जंग और कार्ल जंग, एल्फ्रेड एडलर, वेरी गुड, अल्फ्रेड एडलर एंड कैरन हॉर्नी। वेरी गुड। सो दे वर द न्यू फ्रूडियंस। तो हमने कल फ्रूट की पूरी थ्योरी करी which had four components, and then we had talked about neo-Freudians and their theories. Now we are moving forward with another theory which is moral development theory. बहुत important theory है क्योंकि इससे related question पिछले 3-4 बार जितनी बार भी पेपर हुआ है कंसेक्यूटिवली इससे क्वेश्चन आया है। ठीक है, सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है और क्वेश्चन का फॉर्म भी सेम आया है। जो भी स्टेजेस हैं इसकी एज इट इज पूछे गए हैं कि स्टेजेस को अरेंज करो। इट हैज 6 स्टेजेस। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रही हूँ कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है, क्योंकि फिर उसी अकॉर्डिंग आप समझना, इसको सुनना। ठीक है, सो इसकी 6 स्टेजेस है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसकी 6 स्टेजेस ऐसे रैंडमली लिखी होती है क्वेश्चन में, और वो कहते हैं इनको अरेंज करो। तो ये क्वेश्चन पिछले 3-4 बार से कंसेक्यूटिवली आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज वाई दिस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मॉरल डेवलपमेंट? क्या मतलब होता है मॉरल डेवलपमेंट का? दीदी, मॉरल डेवलपमेंट मीन्स कि किसी में एथिक्स या प्रिंसिपल्स, मतलब जो बेसिक मॉरल वैल्यूज होती हैं वो डेवलप करना, करेक्ट, मतलब कि हाँ जी। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो मोरालिटी वर्ड, हमने इतने दिन से मोरालिटी वर्ड को रिपीट कर रहे हैं। हमने कहा था कि इवन जब हमने पर्सनालिटीज की बात करी थी इन फ्रूट्स थ्योरी, कौन सी पर्सनालिटी थी जो मोरालिटी पे वर्क कर रही थी, मोरालिटी प्रिंसिपल पे? सुपर ईगो। सुपर ईगो, राइट। सो मोरालिटी हम लोग तब से वर्ड यूज कर रहे हैं। मोरालिटी मीन्स योर डिसीजन मेकिंग और मेकिंग अ जजमेंट ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सो ये डेवलपमेंट कैसे होती है किसी ह्यूमन बीइंग में? तो ये चीज हमें लॉरेंस कॉलबर्ग ने बताई थी अपनी थ्योरी से। ओके, सो देयर इज अ वेरी क्लासिक स्टोरी जो कोलबर्ग ने डेमोन्स्ट्रेट करी थी, एक्सपेरिमेंट की थी ऑन पीपल, ऑन स्टूडेंट्स, और उनसे पूछा था कि अगर ऐसी सिचुएशन होती तो आप क्या करते। ठीक है, सो आई जस्ट टेल यू दैट स्टोरी व्हाट इट इज। दैट स्टोरी इज नोन एज हेन्स डिलेमा। ओके, हेन्स डिलेमा उस स्टोरी का नाम है। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी? क्योंकि स्टोरी से क्वेश्चन आ भी सकता है, वन। सेकेंडली, जब आप स्टोरी समझोगे यू विल अंडरस्टैंड द जिस्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कंप्लीट थ्योरी। ओके, सो हेन्स डिलेमा वाज द टाइटल ऑफ द स्टोरी जो कोलबर्ग ने यूज की थी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। नाउ हेन्स नाम का एक बंदा था, ठीक है। ही वॉज लिविंग इन अ वेरी स्मॉल टाउन विद हिज वाइफ, बट एक बार उसकी वाइफ शी फेल इल विद अ रेयर डिजीज। अब उसकी जो मेडिसिन थी, दैट वाज ओनली वन रेयर ड्रग अवेलेबल विद वेरी फ्यू केमिस्ट। ठीक है, जो फार्मासिस्ट होते हैं, किसी एक ही फार्मासिस्ट के पास अवेलेबल थी और एक ही ड्रग थी वो। ठीक है, देयर वाज नो अदर ऑल्टरनेटिव टू ट्रीट हर वाइफ, ट्रीट हिज वाइफ। ओके, सो डॉक्टर को दिखा के हेन्स रश्ड टू दैट फार्मासिस्ट और उसने कहा कि मुझे वो लाइफ सेविंग ड्रग दे दो। और उस फार्मासिस्ट ने जो एक्चुअल कॉस्ट थी उस ड्रग की, उस मेडिसिन की, उससे 10 टाइम्स ज्यादा कॉस्ट हेन्स को बताई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ इट वॉज लाइक 250 रुपीज, तो उसने 10 टाइम्स उसकी कॉस्ट बताई, 2500 की कॉस्ट बताई। ठीक है, सो दिस प्राइस वॉज एक्सट्रीमली हाई फॉर हेन्स टू अफोर्ड, बट ही लव्ड हिज वाइफ अ लॉट एंड उसको वो मेडिसिन चाहिए थी किसी भी हाल में। उसने बहुत रिक्वेस्ट करी फार्मासिस्ट को, फार्मासिस्ट नहीं माना। उसने कहा कि लेनी है तो ये 10 गुना प्राइस में ले लो, नहीं तो चले जाओ। ठीक है, now pharmacist completely refused, so Haynes was not left with any other alternative. तो उसने क्या किया, उसने वो
लाइफ सेविंग ड्रग अपनी वाइफ के लिए चुरा ली, ठीक है। नाउ अब उसके बाद क्योंकि उसने चुरा ली, पता लग गया, द पुलिस अरेस्टेड द मैन, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज, शुड हेन्स हैव स्टोलन द ड्रग? एनी ऑफ यू कैन आंसर। क्या उसको चुरानी चाहिए थी ड्रग? Morally, no. मॉरली नहीं, Yes, ma'am. ओके, व्हाई? क्योंकि मैम वो क्योंकि बोरो दीदी कर सकता था। ऑनेस्टी एक मॉरल वैल्यू है ना, इसलिए। ओके, ऑनेस्टी एक मॉरल वैल्यू है, इसलिए यू से ही शुड हैव नॉट स्टोलन द ड्रग, ओके। नाउ वुड इट चेंज एनीथिंग इफ हेन्स डिड नॉट लव हिज वाइफ? वो वैसे बहुत डेस्परेटली उसको लव करता था, तो उसने वो चुरा ली, बट क्या सिचुएशन डिफरेंट होती अगर वो उसको प्यार ही ना करता? यस थी, ओके, एंड व्हाई डू यू थिंक सो? क्योंकि उसको पता तो था ही कि गलत है चुराना, कि उसको पुलिस भी अरेस्ट कर सकती है। अगर वो वाइफ को प्यार ही नहीं करता होता तो वो क्यों ही रिस्क लेता, वो ना चुराता। ओके, व्हाट इफ द पर्सन डाइंग वाज अ स्ट्रेंजर? वुड इट मेक एनी डिफरेंस? अगर वो उसकी वाइफ ना होती, कोई और स्ट्रेंजर होता, तो क्या कोई फर्क पड़ता? क्या तब भी हेन्स यही करता? नहीं दीदी, तब वो नहीं करता चोरी। नहीं करता। मे बी वो करता अगर वो अपने आप को ऐसा समझता कि वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होता और वो किसी की सच में हेल्प करना चाहता, तो वो कर भी सकता था दोबारा, वो कर भी मतलब सकता। स्ट्रेंजर के लिए भी। ओके, बट वो अपनी वाइफ के लिए ना करता अगर वो प्यार नहीं करता उसको, तो नहीं, है। कर भी लेता। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट, शुड द पुलिस अरेस्ट द केमिस्ट फॉर मर्डर इफ द वुमन डाइड? क्योंकि फार्मासिस्ट ने, वो जो केमिस्ट था, उसने चालाकी करी, उसने 10 गुना ज्यादा कॉस्ट बताई, हेन्स अफोर्ड नहीं कर पाता और वो नहीं भी चुराता, तो वुमेन हैव वुड हैव डाइड। सो शुड द पुलिस अरेस्ट द केमिस्ट फॉर दिस? यस, व्हाई? नो। क्योंकि एक तो वो ज्यादा रेट दे के बेच रहा था और उसको पता भी था कि वो जरूरी है उसके लिए लेना, किसी की लाइफ को सेव करने के लिए, तो हो सकता है उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती। ओके, अभी नो भी बोला था किसी ने। यस मैम, क्योंकि मैम वो उसके मतलब वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसको जितने उसमें करना चाहे वो कर सकता है। वो मॉरली अगर गलत है वो अलग बात है, बट वो उसकी प्रॉपर्टी तो है। सो बोथ ऑफ द आंसर्स कुड हैव बीन करेक्ट। सबने हर क्वेश्चन पे एक राइट एक रॉन्ग वाला बोला, कि एक गलत था, नहीं था, है ना। एवरीबडी गेव टू ऑपोजिट आंसर्स। नाउ लॉरेंस कॉलबर्ग डिड नॉट से कि कोई भी आंसर सही था या गलत था, उसने बस यही रिस्पॉन्सेज को कलेक्ट किया और इन रिस्पॉन्सेज को कैटेगराइज किया और स्टेजेस बनाए, कि हर पर्सन मॉरली डिफरेंट सोच रहा है ना। हर पर्सन हर डिफरेंट स्टेजेस पे है, तभी डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, एंड दैट इज हाउ ही बिल्ड द स्टोरी, सॉरी, द थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है। सो आइडिया क्या था, ओवरव्यू क्या था मॉरल डेवलपमेंट का, दैट हाउ इंडिविजुअल्स आर प्रोग्रेसिंग इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरालिटी, मतलब वो अपनी जजमेंट कैसे बना रहे हैं राइट एंड रॉन्ग की, अक्रॉस वेरियस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। ओके, नाउ वन अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, कि ये किसकी थ्योरी पे बिल्डअप हुआ है? मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी बाय लॉरेंस कोलबर्ग इज बिल्डअप ऑन जीन पियाजे's थ्योरी, ठीक है। जीन पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, और उससे हमें पता चला था कि माइंड में कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। हाउ अ चाइल्ड इज डेवलपिंग, और वो जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, कैसे डिफरेंट तरीके से, पर्सपेक्टिव से चीजों को वो देखता है, राइट। और उसी थ्योरी पे बिल्डअप होके मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी भी बनाई गई। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी किस थ्योरी पे बिल्डअप है, या किसकी थ्योरी पे बिल्डअप है, ठीक है। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। ये सारा वही है जो हमने अभी बात करी, ठीक है, कि हेन्स को ड्रग चुरानी चाहिए थी या नहीं चुरानी चाहिए थी। बट
इसी के बेसिस पे लॉरेंस कॉलबर्ग ने अपनी थ्योरी के स्टेजेस को बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं 3 लेवल्स एंड एवरी लेवल हैज 2 स्टेजेस। सो लेवल 1 इज द प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, जो यूजुअली चाइल्डहुड में होती है, ठीक है। और इसमें 2 फर्दर स्टेजेस हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 इज ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, स्टेज 2 is individual interest or you can say self interest, ठीक है। अब पहले हम लोग प्री कन्वेंशनल मोरालिटी को समझते हैं। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, सो हियर द मॉरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन अवॉइडिंग पनिशमेंट। अब राइट एक्शन इस स्टेज पे वही होगा जिसमें पनिशमेंट अवॉइड की जा सके। नाउ इन केस, अच्छा पहले स्टेज 1 स्टेज 2 को समझते हैं, फिर हम स्टोरी पे वापस जाएंगे, ठीक है। सो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में क्या हो रहा है, कोई भी पर्सन रीजन ऐसे करेगा कि उसको पनिशमेंट ना फेस करनी पड़े। दिस इज स्टेज 1। स्टेज 2 होती है सेल्फ इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है। नाउ हियर द एक्शंस विल बी गाइडेड बाय सेल्फ बेनिफिट एंड पर्सनल गेन, ठीक है। विच मीन्स अगर आप मुझे हेल्प करोगे तो मैं आपको हेल्प करूंगी, दैट वे, ठीक है। सो मतलब मेरा इंटरेस्ट भी पूरा हो रहा है और आपको भी रिवॉर्ड मिल रहा है, राइट। सो दिस इज स्टेज 2। नाउ इफ यू कम बैक टू स्टोरी, अगर मैं ओबीडियंस पनिशमेंट वाली स्टेज देखूं, तो अगर किसी बच्चे ने रिस्पॉन्ड ऐसे किया होता कि हेन्स को ये काम नहीं करना चाहिए था और उसने किया, तभी वो पुलिस से अरेस्ट हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा आता है, दैट दे वांट टू अवॉइड पनिशमेंट। सेल्फ इंटरेस्ट में हेन्स के फेवर में आते रिस्पॉन्सेस कि हेन्स शुड हैव स्टोलन द ड्रग, क्योंकि वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता था, ठीक है। बेशक उसको प्रिजन हो रही थी, बेशक उसको जेल में जाना पड़ रहा था, बट एटलीस्ट उसकी वाइफ बच रही थी, ठीक है। सो वी हैव टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हियर। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट वाले स्टेज पे बच्चा पनिशमेंट अवॉइड करने के पर्सपेक्टिव से सोचता है। सेल्फ इंटरेस्ट वाली स्टेज पे बच्चा ये सोचता है कि एटलीस्ट मेरी नीड तो पूरी हो रही है, एटलीस्ट जो मैं चाहता हूं वो तो हो रहा है, दैट वे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड these two stages, stage 1 and stage 2? Yes, ma'am. Yes. Right. Now coming to level 2, the conventional morality. Conventional morality adolescence and adulthood में develop होती है, ठीक है। अब इसमें भी further 2 stages हैं। First is interpersonal, या फिर लिख के आता है interpersonal accord and conformity। ये आप वर्ड्स लिख लो, क्योंकि कई बार कुछ लिख के आता है, कई बार कुछ लिख के आता है पेपर में, तो आपके लिए कुछ नया नहीं होना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। सो यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोट्स वेर एवर यू आर राइटिंग। स्टेज 3 इज इंटरपर्सनल, या फिर लिख के आएगा इंटरपर्सनल एकॉर्ड एंड कंफर्मिटी, या फिर दिस इज ऑल्सो नोन एज गुड बॉय बैड बॉय स्टेज, ठीक है। और स्टेज 4 होता है अथॉरिटी, या फिर लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अब स्टेज 3 में क्या हो रहा है, द एम्फेसिस इज ऑन द सोशल अप्रूवल, विच मीन्स आपके लिए क्या सही है क्या गलत है इज ऑफ नो वैल्यू। लोग आपको देखकर अच्छा या बुरा बोल रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, ओके, कई बार आपको घर में कोई काम देता है, बोलता है कि किचन से ये ले आओ, यू डोंट गो, ओके। ना अदरवाइज कोई और गेस्ट आ गया और उसके सामने किसी ने आपको बोला, घर वाले ने, कि
लेके आओ किचन से, यू गो एंड गेट दैट थिंग। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपकी यहाँ पे गुड बॉय बैड बॉय स्टेज चल रही है कि अगर आप काम उस टाइम पे मना करते हो व्हेन द गेस्ट इज अराउंड, वहां पे दिखेगा दैट यू आर नॉट ओबेइंग योर पेरेंट्स या जिसने भी आपको इंस्ट्रक्शन दी। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी मोरालिटी काम करती है दैट आई हैव टू बिहेव वेल क्योंकि गेस्ट आए हैं। सो दिस इज स्टेज 3 व्हेन योर बिहेवियर इज ड्रिवन बाय सोशल अप्रूवल, लोग क्या कहेंगे वाली स्टेज। ठीक है, then comes the law and order orientation, which means you are focusing on obeying the rules and maintaining a social order. ठीक है, for example, you are standing at the red light. अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप रेड लाइट पे खड़े रहो बिकॉज यू नो यू हैव टू स्टॉप एट दैट टाइम, या फिर आप रेड लाइट जंप करके आगे निकल जाओ। नाउ इफ यू हैव दैट मोरालिटी, दैट कन्वेंशनल मोरालिटी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, आपके दिमाग में आएगा कि नहीं, दिस इज अगेंस्ट द लॉ, आई कैन बी फाइंड इफ आई जम्प द रेड लाइट। तो आपके दिमाग में क्या रीजन चल रहा है, क्या मोरालिटी चल रही है कि मुझे लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना है। दैट इज व्हेन यू हैव रीच्ड स्टेज 4। क्लियर हुए दोनों स्टेजेस? दी बट इसमें लोगों को मेनली ये नहीं होता कि लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना है, उन्हें ये होता है कि हमें पनिशमेंट फाइन ना होए तो करके हमें रुकना पड़ता है, तो ऐसी भी। इन दैट केस देयर प्री कन्वेंशनल मोरालिटी इज वर्किंग। इसका मतलब वो प्री कन्वेंशनल से कन्वेंशनल में अभी ट्रांजिट नहीं हुए हैं। ठीक है, यू ऑलवेज हैव मोरालिटी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, अभी भी लेट्स से एनीबडी, अब कोई घर से निकलता है, ठीक है, आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ अ कॉलेज स्टूडेंट। अब कोई बच्चा कॉलेज जा रहा है, ठीक है, उसके पास ऑप्शन है कि वो कॉलेज बंक करके कहीं भाग जाए। ठीक है, अब हर बच्चे के दिमाग में डिफरेंट रीजन आएगा। कोई बच्चा बंक इसलिए नहीं करेगा कि उसको अगर पकड़ लिया तो पनिशमेंट मिलेगी, इफ द पेरेंट कैच देम दे विल बी पनिश्ड। ओके, दूसरा इस वजह से भाग सकता है बंक करके कि भाई उसको इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट, उसको मजा आएगा भाग के, उसने कहीं जाना है, तो दैट इज स्टेज 2। ठीक है, स्टेज 3 पे अगर कोई होगा वो रीजन देगा कि इफ आई एम रनिंग अवे और किसी ने मुझे देख लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, या अगर मैंने बंक कर दिया तो टीचर मेरे बारे में क्या सोचेगी। ठीक है, स्टेज 4 दैट दिस इज नॉट इन फेवर ऑफ द लॉ। ठीक है, लेट्स से क्योंकि कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कोई सोशल ऑर्डर है कॉलेज का, तो इफ यू कमिंग टू कॉलेज यू हैव टू अटेंड द क्लासेस, अटेंडेंस मार्क करो एंड ऑल दैट। ठीक है, सो अगर उसके दिमाग में ये चल रहा है कि कुछ सर्टेन रूल्स हैं कॉलेज के, आई विल हैव टू कम टू द कॉलेज रेगुलरली। ठीक है, सो हर बच्चे के पास रीजन डिफरेंट है, एक्ट वो जो मर्जी करे। लॉरेंस कॉलबर्ग ने यही स्टेटमेंट बहुत क्लियरली बोली कि इट्स नॉट अबाउट कि आपने क्या डिसीजन लिया है। ठीक है, इट्स अबाउट आपके डिसीजन का रीजन क्या है, आपने किसी तरीके से एक्ट किया तो क्यों किया, तो वो क्यों का जवाब हमें इन स्टेजेस से मिल रहा है। ठीक है, अब अगर कोई बंदा ये सोचता है कि उसको फाइन पे करना पड़ेगा, तो वो स्टेज 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट के बारे में सोच के, दैट पर्सन इज स्टिल स्टैंडिंग एट रेड लाइट। ठीक है, कोई बंदा जो जंप करके जा रहा है, तो वो क्यों जा रहा है, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट से जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस दी। ठीक है, सो हेयर एनी टाइम मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी कंप्लीटली स्टेट्स कि कोई भी डिसीजन गलत नहीं है। अगर आप मुझे हेन्स वाली स्टोरी को भी, जितने भी आपने रीजंस जस्टिफाई किए, देयर वाज नो रीजन दैट वाज रॉन्ग, बट सब लोग एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे। ठीक है, सो द रीजंस दैट यू स्टेटेड divided these levels and divided these stages। ठीक है, और यही लॉरेंस कॉलबर्ग ने किया, सबके रिस्पॉन्सेस को इकट्ठा किया, ग्रुप किया और ऐसे स्टेजेस बना दिए। समझ आया? यस दी। यस, ओके, एवरीबडी
Are you all able to understand? Confusion तो नहीं हो रही? दी इसने जो ये लेवल्स बताए वो बेसिकली थिंकिंग और स्टेट ऑफ माइंड के बताए ना लेवल। हाँ, यस, कि इस स्टेज पे क्या रीजंस आते हैं, ठीक है? हाँ जी। ओके मैम। राइट, ओके। श्रेया, सुरभि, पूनम, समझ में आ रहा है? यस दीदी। राइट। लास्ट स्टेज है, लास्ट लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी इज द मेच्योर मोरालिटी, ठीक है, जब आप मेच्योरली सोचते हो। अब हर बंदा डज नॉट कम टू दिस स्टेज, ठीक है, देर आर वेरी फ्यू पीपल जो मेच्योरली सोच पाते हैं और वो लेवल 3 तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। नाउ इसमें अगेन आगे दो स्टेजेस हैं, स्टेज 5, स्टेज 6। स्टेज 5 इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिहेवियर एंड स्टेज 6 इज यूनिवर्सल एथिक्स और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। अब स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है? दे आर एबल टू recognize that laws are based on some social agreements and can be changed for betterment, okay? अब यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग थोड़े से रिबेलियस होते हैं, ठीक है, उनको अकॉर्डिंग टू लॉ एंड ऑर्डर चलना नहीं आता। वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू मॉडिफाई द लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कभी किसी टाइम ऐसा हुआ होगा, क्योंकि इनिशियली इंडिया में क्या सिस्टम था, दैट विमेन वर नॉट सपोज टू गो आउट एंड स्टडी, ओके। कोई ऐसा आया होगा हु मस्ट हैव हैड अ मोरालिटी ऑफ स्टेज 5 और उसने सोचा होगा कि विमेन मस्ट गो आउट एंड स्टडी, ठीक है। तो उसने जो रेगुलर रूल्स चलते आ रहे थे, रेगुलेशंस चलते आ रहे थे सोसाइटी में, उसको मॉडिफाई करने की हिम्मत करी, ठीक है। तो वो रीजनिंग उसने अपने दिमाग में कैसे लेके आई? क्योंकि वो स्टेज 5 ऑफ मोरालिटी में था। वो सोच सकता था, समझ सकता था कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे लिए बनाए गए हैं, लेकिन फॉर आर बेटरमेंट दिस कैन बी मॉडिफाइड ऑल्सो, ठीक है। कुछ बदलाव लाने की पर्सपेक्टिव, बदलाव लाने की थिंकिंग वो रखता था। दैट इज स्टेज 5। एंड लास्ट इज स्टेज 6, यूनिवर्सल एथिक्स, which means that morality is guided by certain principles. For example, honesty, justice, human rights, equality, ठीक है, even if they are in conflict with the law, चाहे वो लॉ के साथ अलाइन भी नहीं कर रहे, फिर भी हमारे ये जो सर्टेन मॉरल प्रिंसिपल्स हैं ये पूरे होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द वे यू जस्टिफाइड हेन्स एक्ट, यू सेड दैट ऑनेस्टी भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये क्यों सोचा, ऑनेस्टी वाला रीजन क्यों आया? बिकॉज यू वर थिंकिंग फ्रॉम यूनिवर्सल एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, कि उसने चोरी की, ठीक है, अगर लेट्स से बाद में आप कहते कि उसने चोरी की, कोई बात नहीं, बट उसने एटलीस्ट अपनी वाइफ की जान बचाने की कोशिश करी, ठीक है, बिकॉज ही वाज अ गुड पर्सन बाय नेचर। सो दैट इज व्हेन यू थिंक फ्रॉम द और यू रीजन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूनिवर्सल एथिक्स, ठीक है। आप जस्टिस के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में, आप इक्वालिटी के बारे में सोच पा रहे हो, दैट इज व्हेन यू आर रीजनिंग थिंग्स विद यूनिवर्सल एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स। बताओ, ये सारा क्लियर हुआ? ऑल द लेवल्स एंड ऑल द स्टेजेस? यस यस दीदी। यस, इंटरेस्टिंग है। नाउ यू कैन नो, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन क्वेश्चन कि आपने कोई रीजन दिया तो क्यों दिया। व्हेन यू वर आंसरिंग कि हेन्स ने गलत किया या सही किया, तभी मैं बार बार पूछ रही थी क्या रीजन है उसका। बिकॉज वही लॉरेंस कॉलबर्ग ने क्या कहा कि आपका डिसीजन जो भी हो, आपका रीजन क्या था वो डिसीजन लेने का, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज समथिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। और वही चीज उसने अपनी थ्योरी में करी, ठीक है। सो ये थी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी बाय लॉरेंस कॉलबर्ग, जिसमें हमें उसने पहले हेन्स डिलेमा की कहानी पूरी समझाई, और उसने यही एक्सपेरिमेंट के लिए स्टोरी भी यूज करी थी, जिनको चाइनीज स्टूडेंट्स को समझाने के लिए।
तो उसने उनको समझाया और उनसे रीजंस लिए, रीजंस कलेक्ट किए, रीजंस कलेक्ट करके ग्रुप किया और अपने ये सारे लेवल्स एंड स्टेजेस बनाए, ठीक है। और हमें समझाया कि हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं इज बेस्ड ऑन सर्टेन रीजंस एंड रीजंस कैन बी ग्रुप्ड अंडर एनी ऑफ दीज स्टेजेस। अब क्वेश्चन कैसे आता है, स्टेज 1 to 6 जो भी नाम है सारे स्टेजेस के जम्बल्ड फॉर्म में लिखे होंगे, वो बोलेंगे अरेंज करो, ठीक है। सो आपका स्टेज 1 स्टेज 2 विल कम अंडर प्री कन्वेंशनल, स्टेज 3 स्टेज 4 विल कम अंडर कन्वेंशनल, स्टेज 5 एंड स्टेज 6 विल कम अंडर पोस्ट कन्वेंशनल। और इनके ऑर्डर को आपने आगे पीछे नहीं करना, ठीक है। ये ऑर्डर एज इट इज रहेगा फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 6। नाउ this is again the same, okay, stage 1 2 3 4 5 6 they are completely the same जो अभी हमने पीछे पढ़े हैं, right? बस टर्मिनोलॉजी यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है। now moving forward with ethics of care, now this theory is also linked to the previous theory which is the moral development theory, ठीक है। ethics of care is also a moral theory that was developed by Carol Gilligan। अब उन्हें लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम लग रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि जब डाटा कलेक्ट किया गया था बाय लॉरेंस कोलबर्ग, उसने ये सारी स्टोरी जो हेन्स डिलेमा वाली स्टोरी थी वो सिर्फ बॉयज को सुनाई थी, ठीक है। उसने अपने डाटा कलेक्शन में कोई गर्ल इन्वॉल्व की ही नहीं थी। देयर वाज नो फीमेल ड्यूरिंग द डेटा कलेक्शन व्हेन लॉरेंस कोलबर्ग वाज कलेक्टिंग द डेटा, ठीक है। सो यहाँ पे कैरल गिलिगन को समझ में आया कि ये सारे रिस्पॉन्सेज जो भी थे दे वर ऑल मेल सेंटर्ड, क्योंकि सारा डेटा जो था वो मेल रिस्पोंडेंट से कलेक्ट किया गया, ठीक है। सो इसमें कैरल गिलिगन को लगा कि विमेन का पर्सपेक्टिव मिसिंग है। विमेन दे think more emotionally rather than logically, and women focuses more on relationships, responsibility and ethics of care, ठीक है। दिस इज द रीजन कैरल गिलिगन की थ्योरी का नाम है एथिक्स ऑफ केयर। नाउ these are the stages of ethics of care, okay। so उसने भी again ऐसे ही डिवाइड किया प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, जैसे लॉरेंस कोलबर्ग ने अपना लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 बताया, ठीक है। अब यहाँ पे हर स्टेज के साथ उसने गोल बताया और स्टेज 1 टू स्टेज 2 में शिफ्ट होने से पहले बीच में एक ट्रांजिशन स्टेज आती है, वो भी बताई। उसने कहा कि प्री कन्वेंशनल टू कन्वेंशनल आप डायरेक्टली नहीं ट्रांसफर हो सकते, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेज आती है, ठीक है। सो प्री कन्वेंशनल विच वाज लेवल 1 और स्टेज 1, यहाँ पे गोल होता है इंडिविजुअल सर्वाइवल, विच मीन्स हमारा सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। So in pre-conventional, according to Ethics of Care by Carol Gilligan, the goal is in the stage 1, it is self-interest, हम अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन कन्वेंशनल में लेवल 2 में हम सोचते हैं दूसरे के बारे में, सेल्फ सैक्रिफाइस के बारे में। सेल्फ सैक्रिफाइस वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि हम अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं यहाँ पे, हम सीधा दूसरे के बारे में सोच रहे हैं कि उसको कैसा लग रहा है, सामने वाले को सुनने में कैसा लगेगा, सामने वाले का अप्रूवल है या नहीं है, ठीक है। सो इसमें फोकस था सेल्फ सैक्रिफाइस पे, ठीक है। अब प्री कन्वेंशनल टू कन्वेंशनल जाने में एक ट्रांजिशन आता है बीच में। द ट्रांजिशन इज फ्रॉम सेल्फिशनेस टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स, मतलब हम अपने बारे में धीरे धीरे कम सोचने लगते हैं और हम दूसरे के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, ठीक है। सो दिस इज ट्रांजिशन फ्रॉम सेल्फिशनेस टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स। अब विद टाइम हमें समझ में आता है कि सेल्फ सैक्रिफाइस करने से कोई एडवांटेज नहीं है, हम हमेशा दूसरे के बारे में सोचेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। तो लास्ट आता है पोस्ट कन्वेंशनल, which is a balanced morality stage। balanced morality का क्या मतलब है, that you are going to think in a balanced way। आप इक्वली अपने बारे में, सेल्फ के बारे में
और अदर के बारे में, सामने वाले पर्सन के बारे में इक्वली सोच रहे हो, ठीक है, which means the transition is from goodness to truth that she is a person too. अब इसका मतलब क्या है? I'll explain you in very simple terms. Pre-conventional में क्या हो रहा है? I love myself वाली स्टेज है, मुझे सिर्फ खुद से प्यार है, ठीक है। धीरे धीरे हमें समझ में आता है दैट एवरीथिंग इज नॉट अबाउट अस, हमें दूसरे के बारे में भी सोचना होता है। तो स्टेज क्या बन जाती है? आई लव यू वाली। अब यहाँ पे मेरा मेरा खुद से कोई इंटरेस्ट नहीं है, माई कंसर्न इज ऑलवेज अबाउट द अदर पर्सन। बट विद टाइम, आपने भी शायद कभी एक्सपीरियंस किया होगा दैट विद टाइम यू रियलाइज कि हमेशा आप अपने बारे में या हमेशा आप दूसरे के बारे में नहीं सोच सकते। देयर ऑलवेज हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन द टू, ठीक है। सो लास्ट स्टेज बन जाती है आई लव अस। आई लव अस मतलब आई लव माई सेल्फ ऑल्सो एंड आई लव द अदर पर्सन ऑल्सो। तो मैं अपने बारे में भी सोचूंगी लेकिन मैं दूसरे के बारे में भी सोचूंगी एंड दिस विल बी अ बैलेंस। ओके, आई डोंट वांट टू आई डोंट वांट टू हर्ट माई सेल्फ बट आई डोंट वांट टू हर्ट द अदर पर्सन ऑल्सो, ठीक है। सो वी आर थिंकिंग इन अ बैलेंस्ड वे फॉर माई सेल्फ ऑल्सो एंड फॉर द अदर पर्सन ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज द गिलिगन्स स्टेजेस ऑफ एथिक्स ऑफ केयर। उसने हमें प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल बताया और बीच में 2 ट्रांजिशंस बताई, ठीक है। देयर आर नो अदर स्टेजेस दैट शी इज टॉक्ड अबाउट। ये क्लियर है? यस दीदी। यस, डिफिकल्ट तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ जी, क्लियर है? यस यस, एवरीवन? सुरभि क्लियर है? इज शी देयर? नो मैम। ओके, सो यहाँ पे भी सेम चीजें बताई है। अगेन लेवल 1 विच इज प्री कन्वेंशनल, जिसमें हम सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ सर्वाइवल के बारे में सोचते हैं। फिर ट्रांजिशन आता है सेल्फिशनेस टू रिस्पॉन्सिबिलिटी का। फिर लेवल 2 में कन्वेंशनल आता है, सेल्फ सैक्रिफाइस के बारे में सोचते हैं। फिर सेकेंड ट्रांजिशन में गुडनेस टू ट्रूथ वाला स्टेज आता है एंड लेवल 3 इज कन्वेंशनल विच इज द मोरालिटी ऑफ नॉन वायलेंस, मतलब मैं खुद के साथ भी बुरा नहीं करना चाहती हूँ, दूसरे के साथ भी नहीं, सो आई एम कीपिंग अ बैलेंस, ठीक है। सो दीज आर ऑल द स्टेजेस ऑफ ethics of care, right? Okay, then comes Bronfenbrenner's ecological system theory, ठीक है। Now here we see how the society, how the social environment is going to affect the human development, okay? मेरे आसपास का जो environment है वो मुझे कैसे इम्पैक्ट करने वाला है, ठीक है। सो ये थ्योरी हमें दी थी ब्रॉनफेनबर्नर ने, okay? So this is how you can see or visualize his theory. So सबसे पहले हमारे पास आता है अंदर वाला माइक्रो सिस्टम, ओके। अब ये बच्चा बनाया हुआ है, बच्चा क्यों बनाया है वो बता रहा है कि इमीडिएट इन्वायरमेंट कितना कितना दूर है उसके, ठीक है। कोई भी इन्वायरमेंट है, बीट द माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो और क्रोनो सिस्टम, वो इस बच्चे से कितना कितना दूर है और कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो सबसे इमीडिएट इन्वायरमेंट कौन सा होता है बच्चे का? माइक्रो सिस्टम, ठीक है। दैट इज द इमीडिएट इन्वायरमेंट और वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है बच्चे को, राइट। एंड इसका सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द फैमिली, द स्कूल, द पीयर ग्रुप, ठीक है। एंड कोई भी केयर गिवर है पेरेंट के अलावा, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, जो भी इमीडिएट इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वो सब माइक्रो सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। ये क्लियर है माइक्रो सिस्टम? यस मैम। Yes. Then comes the mesosystem. Mesosystem are the connections between your microsystem. For example,
द इंटरैक्शन ऑफ पेरेंट एंड टीचर, इनका आपस में रिलेशन कैसा है, ठीक है, और द इंटरैक्शन बिटवीन योर फ्रेंड्स एंड योर पेरेंट्स, उनका आपस में इंटरैक्शन कैसा है, ठीक है। तो जितने ज्यादा हेल्दी माइक्रो सिस्टम के रिलेशंस होंगे उतना अच्छा मीजो सिस्टम होगा, ठीक है। ज्यादा पॉजिटिव कॉन्टैक्ट्स है, पॉजिटिव कनेक्शंस है, इट विल पॉजिटिवली इम्पैक्ट द चाइल्ड। नेगेटिव कनेक्शंस है, आपस में बनती नहीं है, so it will negatively impact the child. This is called the mesosystem. Then comes exosystem. Exosystem is the indirect environment. Indirect environment मतलब the child is not directly involved in the system. For example, parent का workplace, father का workplace, mother का workplace. तो अगर mother अपने वर्क प्लेस से परेशान होके आ रही है, गुस्से में आ रही है और आके बच्चे को डांट रही है, दैट इज द एक्सोसिस्टम। बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड नहीं था, लेकिन बिकॉज द मदर वॉज इम्पैक्टेड एंड सो शी इज इम्पैक्टिंग द चाइल्ड, दिस इज द एक्सोसिस्टम। देन कम्स मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम आर द कल्चरल एंड सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा जहां भी रह रहा है उसके ट्रेडिशंस, उसका कल्चर, उसका लॉ, उसके इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है, फाइनेंशियली वो वेल टू डू फैमिली से है या नहीं है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द चाइल्ड। दिस इज कॉल्ड मैक्रो सिस्टम। एंड लास्ट कम्स द क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम बाद में ऐड हुआ था इसमें, ठीक है, मैक्रो सिस्टम तक ही था पहले ये थ्योरी, बाद में क्रोनो सिस्टम वाज एडेड। नाउ क्रोनो वर्ड समझ में आ रहा है, क्रोनोलॉजी से निकला है एंड क्रोनोलॉजी इज रिलेटेड टू टाइम, ठीक है। सो जितने भी टाइम टू टाइम लाइफ ट्रांजिशंस होते हैं बच्चे में, दैट इज अ पार्ट ऑफ क्रोनो सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चे के क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बचपन से लेकर एडोलेसेंस तक कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन तो नहीं थी, या फिर कोई हिस्टोरिकल इवेंट, या फिर लेट्स से द चाइल्ड हैड अ ब्रेकअप लॉन्ग टाइम बैक, तो वो एडल्टहुड में जाके उसको इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है, दैट्स अ क्रोनो सिस्टम। सो all the life transitions that are happening over a period of time, they are going to impact the child, ठीक है, so that is chrono system. So ये सारे systems हैं जो बच्चे को impact करेंगे, ये सारा कुछ सोसाइटी का पार्ट है एंड अल्टीमेटली बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करेंगे। सो माइक्रो सिस्टम इज द इमीडिएट एनवायरमेंट, मीजो सिस्टम आर द कनेक्शंस बिटवीन योर माइक्रो सिस्टम, एक्सो सिस्टम इज द इनडायरेक्ट एनवायरमेंट, macro system are the societal and cultural influences, and chrono system are the life transitions over a period of time. ये सारा कुछ सोसाइटी का पार्ट ही है एंड दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। सो ये थ्योरी थी इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी बाय ब्रॉनफेन-बर्नर। ब्रॉनफेन-बर्नर का फर्स्ट नेम था यूरी, यूरी ब्रॉनफेन-बर्नर, ठीक है। बताओ, क्लियर है? यस दीदी। यस, इजी है, ये हाँ तो जी। छोटी सी थ्योरी थी एकदम। बाकी बताओ, क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. यस, प्रतीक क्लियर? ओके, Yes, the राइट। सो अभी तक हमने 3 थ्योरीज करी। सबसे पहले हमने करा मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी बाय लॉरेंस कॉलबर्ग, फिर हमने किया एथिक्स ऑफ केयर बाय कैरल गिलिगन। द थर्ड थ्योरी दैट वी हैव डन टुडे इज यूरी ब्रॉनफेन-बर्नर्स ecological system theory. Shall we move forward with the fourth theory today? दी नई थ्योरी कल करवा देना। थ्योरी कल करो, ओके।